दोस्तों, मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा वैम्पायर की वैम्पायर की वैम्पायर की पीटर द ब्लड सकर। सन 1700 के समय में वैम्पायर और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता है। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायर का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लोया सर्बिया नाम की जगह पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो गई, लेकिन पीटर के मौत के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया। पीटर वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन पीटर फिर से अपने बेटे के पास आया और खाना मांगने लगा। लेकिन इस बार उसके बेटे ने पीटर को खाना देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके शव को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरा तरह से सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो बच्चे ने मरते समय कोई बेहद खौफनाक चीज़ देख लिया हो। उस बच्चे की डेड बॉडी में सबसे ज़्यादा विचित्र बात यह थी कि बच्चे की गर्दन का दाहिना और पिछला भाग पूरी तरह से घायल था। उसके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस बच्चे की गर्दन को नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह की मौतों का सिलसिला चल पड़ा, और जब गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने का निर्णय लिया। इन वैम्पायर हंटर्स ने जब सभी मौतों और उन सभी 10 लोगों के बॉडीज की जांच की तो पाया कि मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताज़ा था। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। पीटर की छाती में एक छड़ी रखी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख मिले। पीटर की लाश को देखकर उसकी कब्र से निकलकर आग में जला दिया गया और उसके इराक को पास के एक चर्च के सामने दफना दिया गया, जबकि पीटर का पिशाच फिर से ना जाग जाए। उसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया, लेकिन पीटर के छाती में वह छड़ी और मुंह में पक्षी का पंख कहाँ से आए, इसे कोई नहीं सुलझा पाया। पर पीटर पर किसी प्रकार का अनुष्ठान करके उसे वैम्पायर बनाया गया। इस सवाल का जवाब पीटर के राख के साथ हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन में दफन हो गया। एलिजाबेथ बैथोरी। एलिजाबेथ बैथोरी को ब्लड कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। उसने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी पर राज किया। एलिजाबेथ को इतिहास में सबसे क्रूर महिलाओं में एक माना जाता है, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कत्ल करने वाली महिलाओं में एलिजाबेथ का नाम दर्ज है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि एलिजाबेथ एक जीती जागती वैम्पायर थी। वो लोगों को बहुत क्रूरता से मौत के घाट उतार देती थी। लोगों को मारने के लिए वह नए नए तरीके अपनाती थी, जिससे मरने वालों को अधिक से अधिक तकलीफ पहुँचे। वह अपने शिकार को सुइयों और किलों से गोदती थी ताकि उनके शरीर से धीरे धीरे सारा खून निकल जाए और वह इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। इसके अलावा वो लोगों को निर्वस करके बाहर ठंड में छोड़ देती जब तक उनका शरीर ठंड की वजह से जम नहीं जाता था। यही नहीं, एलिजाबेथ काला जादू करने में भी माहिर थी। 10 से 14 साल की लड़कियों को मारकर उनके खून से स्नान करती थी। उसका मानना था कि 10 से 14 साल की लड़कियों के खून से स्नान करने से उसका सौंदर्य बरकरार रहेगा। एलिजाबेथ की क्रूरता से तंग आकर अन्य राज अधिकारियों ने एलिजाबेथ को बंदी बना लिया। उसको अपने जीवन के आखिरी दिन जेल में गुजारने पड़े। 1614 में एक रात एलिजाबेथ ने अपने जेल के पहरेदार से शिकायत की कि उसके हाथों पर बहुत ठंड लग रही है
और वो अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही है। एलिजाबेथ के पहरेदार ने बताया कि उसे क्या लग रहा कि उसका पूरा शरीर आग की चपेट में है। उसे असहनीय जलन का एहसास हो रहा है, लेकिन पहरेदार ने एलिजाबेथ की सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह एलिजाबेथ को जेल में मृत पाया गया। एलिजाबेथ की मौत के बाद एक कॉफिन में रखा गया और उसे दफनाने के लिए ले जाया गया, लेकिन दफनाते समय कॉफिन को खोला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कॉफिन में से एलिजाबेथ की लाश गायब हो चुकी थी। एलिजाबेथ की लाश गायब होने के कारण और रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला। यह बात वाकई एक वैम्पायर थी कि वैम्पायर सिर्फ एक धारणा मात्र है, या वाकई? दोस्तों, ये सब हम आप पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है? दोस्तों, एक अगली कहानी ड्रैकुला की है। काउंट ड्रैकुला की, जो कि एक मनगढ़ंत कहानी है। काउंट ड्रैकुला एक महान राजा था जो ट्रांसिल्वेनिया पर राज करता था। उसका सपना था कि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करे, लेकिन जब वो अपने महल से बाहर युद्ध में व्यस्त था, तभी कुछ लोगों ने उसकी रानी को गलत सूचना दी कि उसकी प्रिय राजा की मौत हो गई, और रानी ने इसे सच मानकर खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। चूँकि इसने आत्महत्या की तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। इधर जब काउंट वापस लौटा तो उसे रानी की मौत का समाचार मिला। उसने उसी पल से पवित्र निशानों से बगावत कर दी। यही वजह थी कि वो खून पर जिंदा रहा और पवित्र निशानों से उसको तकलीफ़ होती थी। ड्रैकुला ऐसे राजा रूप में पेश किया गया जो लोगों के लाशों पर उनके खून से नाचता और भोजन करता था। यही नहीं, वो लोगों को क्रूरता से मारने के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें वो माँ बेटी को एक भाले पर लटका देता था। धीरे धीरे लोगों को मरता देखने में उसे बेहद मज़ा आता था। इतना सब होने के बावजूद वो बहुत बड़ा धार्मिक था, अपनी रानी से बेहद प्यार भी करता था। उधर जब काउंट की रानी का पुनर्जन्म हो चुका था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। दूसरी तरफ काउंट को पता चल गया कि इंग्लैंड में उसकी प्रिय रानी का पुनर्जन्म हो चुका है। उसने इंग्लैंड में जाने का निश्चय किया। पहले उसने अपनी रानी के मंगेतर और प्रेमी को अपने महल में कैद करवा दिया। इन सब से बेखबर उसके मंगेतर और पुनर्जन्म की रानी काउंट से मुलाकात करती है, जिसके बाद वो उसके सम्मोहन जाल में फंस जाती है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह काउंट को भूल जाने का कहकर अपने मंगेतर से शादी कर लेती है। काउंट ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह लोगों में दहशत फैलाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने अपनी रानी को, जो इस जन्म में किसी और की मंगेतर थी, के अंदर अपने खून को पहुंचा दिया था, तो दोनों आपस में जुड़ चुके थे। इसी का फ़ायदा उठाकर सम्मोहन में फंसाकर वो उसे वापस वही बुला लेता है जहाँ से सारा खेल शुरू होता, यानी ट्रांसिल्वेनिया का महल। ड्रैकुला को ख़त्म करने की जब सारी कोशिश नाकाम हो गई तो उसकी रानी ड्रैकुला को वही ले गई जहाँ उसकी देवता के पवित्र चिन्ह से बगावत की थी। देवता से माफ़ी मांगने पर उसे अनंत जीवन से मुक्ति मिलती। उसकी प्यार की कहानी अमर हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।